हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर की। ये फोर्थ वीडियो है कंप्लीट बैंकिंग कोर्स की। और ये वीडियो आपके लिए रिटर्न, जीडी और पीआई तीनों ही फॉर्मेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप पीओ की तैयारी कर रहे हो या क्लर्क की या कोई भी एग्जामिनेशन की इनकी तैयारी कर रहे हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे? सेंट्रल बैंक कवर करेंगे हम, स्केड्यूल्ड बैंक, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो और अगर आपने ये पहले वाली 3 वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियोस को देख लीजिए। आपका पूरा बैंकिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। किसी और सोर्स को आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है और आप इंश्योर हो सकते हो कि आपके यहाँ से कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के साथ। सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक बैठा है, आरबीआई। ये क्या है? सेंट्रल बैंक है और मॉनिटरी अथॉरिटी है अपने कंट्री की। उसके नीचे दो तरह के बैंक आते हैं, स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक में जो बैंक आएंगे वो है कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक की फर्दर कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की फर्दर दो कैटेगरी हैं, इंडियन बैंक हो सकते हैं या फिर फॉरेन बैंक हो सकते हैं। नॉन शेड्यूल की यही कैटेगरी खत्म हो जाती है। बट शेड्यूल्ड बैंक की एक ब्रांच कमर्शियल बैंक में चली गई और दूसरी ब्रांच जो है कोऑपरेटिव बैंक में। कोऑपरेटिव बैंक फर्दर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इस तरह से इनका डिवीजन होता है। कोई भी क्लासिफिकेशन हो मोर और लेस इसी बेस पे किया जाएगा। कोई किसी बुक में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बट मोर और लेस कहानी वही है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आरबीआई के साथ। देखिए, आरबीआई अपने कंट्री का सेंट्रल बैंक है और मॉनेटरी अथॉरिटी है, जैसे हम बात कर चुके हैं। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक हुआ करता है, अपना आरबीआई है। और यही सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी है और बैंकिंग अथॉरिटी भी ये है। टोटल बैंकिंग सिस्टम को अपने कंट्री में आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, डिटेल वीडियो आरबीआई के ऊपर इटसेल्फ, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे जस्ट अगली वीडियो में ही। अभी के लिए खाली हर एक कैटेगरी को हम समझ लेते हैं। अब बाकी कंट्रीज के जो हमारे लिए रेलेवेंट हैं जो सेंट्रल बैंक, वो हैं जैसे यूएसए का है फेडरल बैंक बोलते हैं इसको, जापान का बैंक ऑफ जापान, स्विट्जरलैंड का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। यहाँ पे फिर से चाइना का इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यूनाइटेड किंगडम का बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। तो ये सारे सेंट्रल बैंक के बारे में बातें थी। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो अगली फर्दर कैटेगरी थी चेन में, उसके बारे में देखते हैं। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो होंगे जो कि सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूड किए गए हैं। एक लिस्ट है ये सेकंड स्केड्यूल में बैंक की, जो इसमें शामिल होगा वो स्केड्यूल्ड बैंक है, जो नहीं है वो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक हो जाएगा। अब इंक्लूजन कैसे होता है? आपको इंक्लूजन के लिए क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 42(6)(a) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अगर इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है वो अगर बैंक फॉलो करता है और आरबीआई ने आपको उस लिस्ट में ऐड कर दिया, तब आप जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बन जाएंगे। बट क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बेसिकली दो होते हैं। एक तो मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व अमाउंट, ये आरबीआई एक्ट के तहत होने चाहिए, जो कि 5 लाख रुपए है। और आपको जो अपनी डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज हैं बैंक की, वो आरबीआई को हर वीक भेजनी पड़ेंगी। बट ये नहीं है कि आपने इतना सब कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली स्केड्यूल्ड बैंक बन जाओगे। आरबीआई डिसाइड करेगा कि आप बनोगे कि नहीं बनोगे। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, इंडिया में मोस्टली चीजें इसी तरह डिसाइड की जाती हैं। स्केड्यूल्ड बैंक ये है, नॉन स्केड्यूल्ड क्या है? जो स्केड्यूल्ड नहीं है। दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट। अब चलते हैं जी अगली चीज के ऊपर। स्केड्यूल्ड में फर्दर कैटेगरी बनती है कमर्शियल बैंक की। दूसरी तरफ कोऑपरेटिव था, तो पहले कमर्शियल को देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ऑफर इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस लोन्स। जो बैंक इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन ऑफर करते हैं, चाहे इंडिविजुअल्स को या बिजनेस हाउसेज को, दे आर कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक में फर्दर एक कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हुआ? देखिए, किसी भी नाम के आगे जब पब्लिक आ जाता है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर पब्लिक की होल्डिंग है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जिन बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर शेयर है, मेजर शेयर का डिसीजन कहाँ से होता है? 50%। देखिए, 50-50 में डाइसी सिचुएशन होती है। जो भी 51% ले जाएगा वो जो है उसका ओनर बन जाता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कब होगी? जब पब्लिक सेक्टर की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा होगी। ठीक है। इनिशियल पर्पस क्या था पब्लिक सेक्टर बैंक का? टू सर्व द पीपल।
नेशनलाइजेशन जो किया गया था पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969 एंड 84, ये 80 हमने जो दोनों देखे थे उसमें पर्पस क्या था कि लोगों को सर्व करना है, क्रेडिट जो लोअर लाइन में नहीं मिल रहा है वो वहां तक क्रेडिट सप्लाई करना, बट ओवर द टाइम, अच्छा पहले सर्व करना मेन मोटिव था, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं था उस टाइम पे। बट अब विद द कमिंग ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, जब से प्राइवेट बैंक आए हैं तो अब गवर्नमेंट को इस तरह की जरूरत नहीं है कि सरकारी बैंक चाहिए हमें क्योंकि लोगों को क्रेडिट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट बैंक, या छोटे छोटे तो नहीं, प्राइवेट बैंक और उनकी सब्सिडरीज, ऑनलाइन कंपनीज बहुत सारे ऐसे आगे हैं जो बिल्कुल डाउन लेवल तक क्रेडिट की सप्लाई पहुंचा रहे हैं। तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक को कॉम्पीट करना पड़ेगा विद प्राइवेट बैंक, क्योंकि अब वो सिंगल प्लेयर नहीं है। और यही वजह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक अपनी मार्केट को बहुत रैपिडली लूज कर रहे हैं। 80% ऑफ बैंकिंग बिजनेस इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक के पास हुआ करता था अराउंड 1 डिकेड को, मगर अब सिर्फ 70% रह गया और वो भी रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक्स शेयर इन लोन मार्केट डिक्लाइंड नियरली 20% इन 10 years, मतलब 20% मार्केट गिर गई है 10 साल के अंदर। और प्राइवेट बैंक्स पाई डबल्ड, उनका डबल हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां से जो बिजनेस जाएगा वो प्राइवेट बैंक्स के पास जाएगा। और ये देखो, एज पर आरबीआई डेटा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स शेयर इन टोटल क्रेडिट बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक स्टूड एट 54.8%, और एज कंपेयर टू 65.8%, और उससे पहले 10 साल पहले 74.2, मतलब रैपिडली डिक्लाइन होता जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक का शेयर। अब चलते हैं बैंक के अकॉर्डिंग। ये देखो दोस्त, पब्लिक सेक्टर बैंक है आपने, जो टोटल हमें पढ़ने हैं, इनकी मैंने इनका नेम, ये कब एस्टेब्लिश हुए थे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, गवर्नमेंट का इसमें कितना शेयर है एज ऑफ नाउ, और इस बैंक की टैगलाइन क्या है, क्योंकि सारी रिलेटेड चीजें हैं, एक जगह रखोगे तो याद रखने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। टैगलाइन और स्लोगन कई बैंक के दो दो तीन तीन भी है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग। ये जो स्पेस है, वीडियो के बाद जो पीडीएफ आपको खाली मिलती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस स्पेस में आप अपना, आपने जो नोट्स वगैरह बनाने के लिए स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो ये सारे बैंक हैं, इनको याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं रिटर्न में भी, जीडी में भी। जीडी में तो खैर क्या ही पूछे जाएंगे, बट हाँ फैक्ट यूज कर सकते हो आप। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अगले थे जी प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में दो कैटेगरी थी, एक इंडियन बैंक, एक फॉरेन बैंक। चलो पहले इंडियन बैंक को देख लेते हैं। जिन बैंक्स के अंदर मेजॉरिटी शेयर इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, जहां 51% से ज्यादा होगा, दे आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक। बड़ा रीजन क्या है, मतलब बड़ा इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया है पब्लिक सेक्टर बैंक ने, इनोवेटिव बैंकिंग जितनी भी लेके आए हैं, मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक का पुश रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें पीछे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पब्लिक सेक्टर बैंक भी लेके आया है, बट प्राइवेट सेक्टर अपने साथ एक नई इनोवेशन लेके आता है, कंपटीशन बढ़ाता है, जो कि सर्विस डिलीवरी आपकी बहुत अच्छी कर देता है। जब तक लिबरलाइजेशन नहीं हुई थी 1991 में, तब तक इंडियन मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हर सेगमेंट में बहुत चीप और रिजिड मार्केट के हुआ करते थे, वही पुराने बिस्किट, वही पुराने ब्रेड, वही पुरानी गाड़ियां। बट जैसे ही 91 में लिबरलाइजेशन हुआ, नए प्लेयर्स मार्केट में आए, तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को भी अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ी थी, ठीक है। तो उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ा है तो सर्विस डिलीवरी बढ़ी है। 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं आज के दिन, और लेटेस्ट जो है वो है बंधन बैंक, 2015 में ये बना था। बैंक के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए आरबीआई ने रिसेंटली गाइडलाइन इशू करी है, रिसेंट पास्ट में ही, वो क्या है, एक तो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है 500 मिलियन रुपीज बना दिया है, मिनिमम पेड अप कैपिटल। और 2 साल की बनने के अंदर ही आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब एज ए प्राइवेट पार्टी आप उसको नहीं चला पाओगे। और जो कंपनीज एंगेज्ड हैं ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में या फिर रियल एस्टेट में, वो एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट आने वाले टाइम में सामने आ सकता है। यहाँ पे भी पैसों का बहुत झोल चलता है और यहाँ पे भी पैसों का बहुत झोल चलता है। कल को क्रेडिट रैशनिंग वो ढंग से नहीं करेंगे। और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। कल को एसबीआई अपनी कोई प्राइवेट बीएसआई नहीं बना सकता, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक इसमें नहीं कूदेंगे। अब अगले चलते हैं जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि फॉरेन बैंक की कैटेगरी में आते हैं। देखिए फॉरेन बैंक अलाउड है आरबीआई के अकॉर्डिंग भी,
ऑपरेट इन इंडिया, टू ऑपरेट इन इंडिया थ्रू ब्रांचेज, अपनी ब्रांच खोलेंगे। कौन सी ब्रांच बोलोगे आप अब आप उनको? सीबीयू, कोरेस्पोंडेंट बैंक यूनिट। ठीक है। जो बड़े बड़े हैं वो हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जिसके 96 ब्रांचेज हैं, एचएसबीसी जिसकी 50 हैं, सिटी बैंक जिसकी 42 हैं। अब नई डेवलपमेंट रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या हुई है, 2022 में एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का है उसने एक्वायर कर लिया सिटी ग्रुप के इंडियन बिजनेस को, मतलब इंडियन कंज्यूमर्स को, और 1.6 बिलियन डॉलर की ये डील हुई थी। जैसे जैसे आप ये वीडियो पुरानी होती जाएगी नई डेवलपमेंट ऐड होती जाएगी, आप इसके नीचे वो डेवलपमेंट ऐड करते जाना इन नोट्स में। और इनकी पीडीएफ निकलवा लो यार, बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। और जो भी आपको ऐड ऑन करना है, मान लो आपको कोई चीज गलत लगती है इनमें, काट दो उसको, अपनी चीज ऐड कर लो उसके अंदर। अब कमर्शियल बैंक में अगली कैटेगरी थी जी रीजनल रूरल बैंक। ये किस लिए बनाए गए थे? टू क्रेडिट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ताकि आपकी जो रूरल इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके। आरआरबी एक्ट 1976 आया था, नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया था। शेयर होल्डिंग इसमें होती है सेंटर की, स्टेट की और स्पॉन्सर बैंक की। ठीक है, एक स्पॉन्सर बैंक हुआ करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और 35% स्पॉन्सर बैंक। डिटेल वीडियो आरआरबी की एक इसके बाद आएगी। कोऑपरेटिव बैंक भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आजकल बड़े टारगेट में है आरबीआई के, क्योंकि आरबीआई का इनके ऊपर बहुत कम कंट्रोल हुआ करता था, और ओवर द टाइम पिछले 5-7 साल में आरबीआई ने पूरी कोशिश की है कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, ये लोकल लेवल पे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या फिर लोकल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं वहां पे, वो क्रेडिट को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोकल लेवल तक नहीं पहुंचने दे रहे, और ऊपर लेवल में ही वो पैसा खत्म हो जा रहा है। मतलब मिसयूज कह सकते हो एक किस्म से आप इसको। रजिस्टर्ड किसके अंडर होते हैं ये? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और पर्पस क्या है? रूरल और एग्रीकल्चरल सोसाइटीज को डेवलप करने के लिए। इसका पर्पस यही था कि भाई गांव देहात में क्रेडिट पहुंच जाए, लोकल लोगों के पास पैसा पहुंच जाए, तो उसके लिए इसको बनाया गया था। इनका 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सबसे ऊपर बैठते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक ये बेस लेवल पे होते हैं। और इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो जिसमें सब कुछ किया जाएगा, अर्बन वाले भी रूरल वाले सब कवर होंगे जिसमें, वो अलग से वीडियो आएगी, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्त ये था बैंकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हमने मोटा मोटी ऊपर ऊपर से सारी चीजें जान ली कि कैसे कैसे होता है। डिटेल वीडियो हम आगे में कवर करेंगे इसकी। ये अपना पूरा बैंकिंग का कोर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एक एक करके देख लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद सिर्फ क्विज अटेम्प्ट करो, कोई नई चीज मिले सोर्सेज में ऐड कर दो। और इंटरव्यू से रिगार्डिंग और एसएससी के रिगार्डिंग भी इस चैनल पर काफी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। और दोस्त अच्छा कंटेंट अगर आपको चाहिए तो दोस्त सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि हमारे लिए भी एक मोटिवेशन बने। आप लोग वीडियो देखते हो अच्छी बात है, पूरा देखते हो, डाउट भी क्लियर करते हो, बट सब्सक्राइब करने में पता नहीं कौन सी झिझक होती है आपको। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।